अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्ज़ा और मेरे साथ मौजूद है सहरजाब आफरीदी। और आइए नज़र डालते हैं आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। सबसे पहले जो प्रोग्राम में शामिल करेंगे वो है सिन बिन। हॉकी के लोग तो ये जानते हैं लेकिन फुटबॉल के लोग ये नहीं जानते, लेकिन जान जाएंगे आज, क्योंकि सिन बिन के ऊपर हमने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार की और उस पर काफ़ी जो है वो फुटबॉल की कम्युनिटी में भी बात होती है कि ये एक ऐसा कार्ड होता है जो येलो और रेड कार्ड के दरमियान का कार्ड होता है। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है, या फीफा इसको किस कदर अभी इस पर गौर कर रही है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए खेल के अंदर, और खिलाड़ियों के लिए कितना ज़रूरी है इस कार्ड का होना। इसके ऊपर आज पूरा एक पैकेज हमने तैयार किया, वो आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ मैचेस हुए हैं। जी हाँ, प्रीमियर लीग का एवर्टन वर्सेस टॉटनहम का मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि अभी जैसे कि हम कल भी बताया था आपको, फिक्सचर जो है वो बहुत ही सारे मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। कोई भी लीग हो, यहाँ पे टॉटनहम और एवर्टन के दरमियान जो मैच हुआ है एक एक गोल से बराबर हो गया है। कितना ये ड्रॉ महंगा पड़ेगा दोनों टीम्स को, इसके आज बात करेंगे इसके ऊपर। इसके साथ साथ सीरिया के कुछ मैचेस हुए हैं, नेपोली वर्सेस मिलान, और यहाँ पे नेपोली जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल रहा था, यहाँ पे ये मैच हार गया है 0-4 से। इसके ऊपर भी आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ इंटर मिलान वर्सेस फ्योरेंटीना का मैच हुआ है, जो कि 0-1 से फ्योरेंटीना ने ये मैच अपने नाम किया है। यूवेंटस वर्सेस वेरोना का मैच ये 1-0 से यूवेंटस ने अपने नाम किया है। और इसके साथ जर्मन बुंडेसलीगा के भी कुछ मैचेस हुए हैं। यूनियन बर्लिन वर्सेस स्टुटगार्ट, ये मैच 3-0 से यूनियन बर्लिन ने अपने नाम कर लिया है। आरबी लाइप्जिग वर्सेस माइंस के दरमियान जो मैच है वो आरबी लाइप्जिग हार गया है 0-3 के साथ, और ये भी एक बुरी शिकस्त मिली है आरबी लाइप्जिग को। इसके साथ साथ जैसा कि हम पिछले शो में वादा करके गए थे, और आज अपना वादा भी वो पूरा करेंगे। और ग्रैहम पॉटर को चेल्सी ने क्यों सैक कर दिया है, एंड इज इट गुड फॉर चेल्सी और नॉट, इसके ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको दिखाएंगे क्यों किया है और क्या वो वजूहात बनी है। उसके साथ साथ अर्लिंग हालैंड जो कि छाए हुए हैं वर्ल्ड कप के बाद से, ऑल्दो अपना पिछला मैच नहीं खेल पाए थे इंजरी के बावजूद, लेकिन फिर भी उनके पैरों की कीमत लगा दी है। और पैरों की कीमत किसने कितनी लगाई है वो आपको बताएंगे। और लिवरपूल के जो मैनेजर हैं, वो इंसान कहते हैं कभी खुशी में हैरान होता है, कभी गम में हैरान होता है, वो भी हैरान हुए हैं। अब वो खुशी में हुए हैं या गम में हुए हैं, ये आपको बताएंगे। आज के प्रोग्राम का ये चीज़ें हिस्सा होंगी, और कुछ वीडियोस भी हैं जो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और जी हाँ, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रीमियर लीग के मैच की, जो कि हुआ है एवर्टन वर्सेस टॉटनहम के दरमियान। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, अभी जो है वो बहुत ही क्रूशल स्टेजेस पे पहुंच चुकी हैं सारी लीग्स और प्रीमियर लीग स्पेशली, और यहाँ पे हर टीम के लिए जीतना बहुत जरूरी है, ड्रॉ करना भी बचा नहीं पाएगा। एवर्टन वर्सेस टॉटनहम के दरमियान जो मैच हुआ है एक एक गोल से ये मैच बराबर हो गया है, और ये ड्रॉ कितना महंगा पड़ेगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन मैच के अफरीदी स्टैट्स पे नजर डालते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और मैच के स्टैट्स में क्या सूरत हाल रही है, किस टीम की कितनी परफॉर्मेंस बेहतर थी, या आपके सामने स्क्रीन पे शॉट्स जो थे वो एवर्टन की तरफ से 15 थे, 8 जो है वो टॉटनहम की तरफ से शॉट्स ऑन टारगेट 2 ही थे टॉटनहम के पास। ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। 6 जो थे वो एवर्टन के पास से। पोजीशन भी आप देख रहे हैं 39% था एवर्टन के पास, 61% था टॉटनहम के पास, लेकिन उसके बावजूद हार गए हैं। कॉर्नर्स और येलो कार्ड्स भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे बराबर ही कॉर्नर्स मिले हैं और येलो कार्ड्स 3 मिले हैं ऑल्दो टॉटनहम को। आफरीदी, यहाँ पे कभी पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आया है टॉटनहम का, लेकिन जो शॉट्स ऑन टारगेट है वो क्लिनिकल परफॉर्मेंस है ही नहीं थी। क्या कैसे देखते हैं आप इस मैच को? ड्रॉ हो गया है, अब क्या सिचुएशन है दोनों टीम्स के लिए? एवर्टन के लिए बहुत बड़ा पॉइंट, इवन स्पर्स के लिए भी बहुत वैल्यूएबल था ये पॉइंट। अगर हार जाते तो वो टॉप 4 से बाहर हो जाते। अभी टॉप 4 में इन हुए हैं एक पॉइंट की वजह से। और ये कॉन्टे के बाद का पहला मैच था, कॉन्टे को सैक करने के बाद, और इन टर्म मैनेजर थे, मतलब अभी सिर्फ कुछ अरसे के लिए ये मैनेजर होंगे, फिर एक परमानेंट मैनेजर खरीदेंगे। तो एक तरह से उस लिहाज से भी टॉटनहम जो थी वो बैकफुट पे थी। एवर्टन की अगर बात करें तो शॉन डाइच ने बहुत ही अमेजिंग काम किया है, और जितना भी क्रेडिट शॉन डाइच को दिया जाए, इस टीम को सारे पंडित्स ने, इवन द एथलेटिक पे प्रॉपर आर्टिकल था कि कौन सी टीमें रेलीगेट होंगी, तो उनमें हर पंडित ने तीसरी नंबर की रेलीगेटेड टीम का नाम एवर्टन लिखा था। और अभी उन सब से पूछें तो वो कहेंगे कि एवर्टन बच सकती है। और ये पॉइंट जो एक पॉइंट शॉन डाइच ने इस मैच में, बेहतर टीम भी एवर्टन थी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई, और वो एक पॉइंट ने रेलीगेशन जोन से भी आउट कर दिया है। तो मतलब शॉन डाइच को हमेशा से मैन इन क्राइसिस कहा जाता है कि जो भी टीम रेलीगेट होने जा रही होती है,
शॉन डाइच आते हैं और उनको बचा ये बड़ी बातें भी हुई थी जब वो आए थे कि एक मैच जीत गए फिर हार गए और फिर के ये संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। सो 15वें नंबर पे पहुंच गई है एवर्टन, जबकि चौथे नंबर की टीम थी टॉटनहम और उनको हराया। तो ऑलमोस्ट जीत के बराबर ही है, क्योंकि ड्रॉ किया है लेकिन जीत के बराबर ही एवर्टन के लिए। टॉटनहम की तरफ से हैरी केन ने जो है वो पेनल्टी पे गोल किया 68 मिनट में, और कीन जो है उन्होंने 90 मिनट में ये गोल जो था वो करके ये मैच बराबर किया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गोल था। किस तरह देखते हैं आप इस गोल को? बहुत ही वर्ल्ड क्लास गोल। मतलब आप देखें कि एक बंदे ने, वो कहते हैं ना रिडेम्पशन, जिस तरह कमेंटेटर ने भी कहा कि उन्होंने गलती की, पेनल्टी कंसीड की और फिर उसकी भरपाई उसी मैच में बहुत ही वर्ल्ड क्लास फिनिश के साथ कर दी कि वो अनस्टॉपेबल शूट था। बिल्कुल, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। यहाँ पे एवर्टन को यहाँ पे सारा क्रेडिट जाता है, ऑल द मैच ड्रॉ हुआ है, लेकिन टॉटनहम को अब सोचना पड़ेगा कि वो इस ड्रॉ के बाद आगे क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। यहाँ पे जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं इस मैच में, आइए उनके स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं। और यहाँ पर कौन से प्लेयर हमने फीचर किए हैं जी हाँ बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं कीन जिन्होंने बड़ा शानदार गोल किया है। रेटिंग इनकी 8.3 थी, गोल 1 किया। क्लियरेंसेज आप देखें 4 थी, एक्यूरेट पासेस 92% थे, टचेस जो थे वो 49 थे, पासेस इनटू फाइनल थर्ड जो है वो 9 थे। आफरीदी कीन का गोल तो अच्छा था, और ये कितने अरसे बाद इन्होंने यानी किया है? पिछला जो है वो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट किया, तो उसके बाद सिंस हाँ पिछले साल उन्होंने 2022 में क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट गोल किया था। उसके बाद क्या खूबसूरत बात। और ये प्लेयर भी क्योंकि मिडफील्डर हैं तो इनको रेयरली ही चांस मिलता है डी के अंदर, और ये भी आप देखिए डी से बाहर ही इन्होंने शूट लिए तो गोल कर पाए हैं। तो फिर जब भी गोल करते हैं इस तरह के अमेजिंग गोल ही करते हैं। वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और रेगुलर स्टार्टर हैं एवर्टन के। बिल्कुल। और टॉटनहम किस तरह से देखते हैं अब आप ड्रॉ करने के बाद, क्या यानी सूरत हाल है? पॉइंट्स टेबल पे आप चौथे नंबर पे, आप 50 पॉइंट्स जो है वो अभी टॉटनहम के है, न्यू कैसल के भी 50 हैं, और लिवरपूल के लिए रास्ते थोड़े से रोशन होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि नीचे चली गई थी। कल भी हम बात कर रहे थे यही तो, मैं कल भी यही बात कर रहा था कि अगर लिवरपूल अभी भी इसके बाद भी सारे मैचेस अपने जीते ना तो टॉप 4 में फिनिश इस लिहाज से कर सकते हैं कि जो बाकी टीमें हैं, अब देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड एक टाइम पे ऐसा टाइम आ गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर कि वो लीग जीतने के उस बहस में आ गए थे कि ये भी तीसरी टीम है जो सिटी और आर्सेनल के साथ लीग जीतने में आ सकती है। अच्छा। और लोग कंपैरिजन कर रहे थे कि 1990 में जो सर एलेक्स फर्गसन ने इस तरह का सीजन पुल ऑफ कर दिया था कि जिसमें वो ऑलमोस्ट रेलीगेशन से आके उन्होंने लीग जीत ली थी, वो एरिक टेन हाग कर देंगे ये वो। अब देखें कि वो वापस टॉप 4 से भी स्लिप होके बाहर जा रहे हैं, तो लिवरपूल के लिए उस लिहाज से भी मौका है। बिल्कुल, यह मौका तो है। अब टॉटनहम के लिए जो है वो सोचना होगा उनको आगे आने वाले मैचेस में। कोई मैच भी, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, ड्रॉ करना यहाँ पे भारी पड़ सकता है ऊपर की टीमों को, क्योंकि पॉइंट्स का भी बहुत कम फर्क है, और एवर्टन को जितनी मुबारकबाद दें वो कम है। और बड़ी शानदार कीन की परफॉर्मेंस, और क्या ही खूबसूरत, मैं कह रहा था वापसी उनकी हुई है कि 2022 में गोल किया था और अब 23 में क्या ही शानदार गोल से उनके दोबारा से अपना जो अकाउंट खोला है एग्जैक्टली। और यहाँ पर दूसरा मैच जो है वो सीरिया की टीमों के दरमियान हुआ है, और ये मैच हुआ है नेपोली वर्सेस एसी मिलान के दरमियान ये मैच था। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एसी मिलान जो है वो मैच तो जीत गई है। नेपोली वन ऑफ द बेस्ट टीम जो है इस दफ़ा कही जा रही थी, हर लीग के जो कोचेस थे वो इनको प्रेस कर रहे थे, और नेपोली की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी। क्या नज़र लग गई है, 0-4 से ये मैच हार गए, और वो भी एसी मिलान के खिलाफ, जो कि एसी मिलान उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन नेपोली को हराने के बाद अब किस तरह से जो है वो क्या सूरत हाल होगी, इस पे भी बात करेंगे। जी हाँ, वेलकम बैक। और यहाँ पे हम बात करेंगे सीरिया का जो मैच हुआ है नेपोली वर्सेस एसी मिलान का, और यहाँ पे बहुत ही बुरी शिकस्त हुई है नेपोली को एसी मिलान के हाथों। 0-4 की ये शिकस्त थी। अफरीदी नेक्स्ट वेडनेसडे को टकराने वाली हैं चैंपियंस लीग में नेपोली वर्सेस एसी मिलान, और एसी मिलान का हम ही कह रहे थे और बड़े पंडित भी कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, तो नेपोली के आगे तो टिक नहीं पाएंगे। यहाँ पे तो टिके हैं, और ऐसा टिके हैं कि बहुत ही जबरदस्त खेले हैं, अगले को टिका दिया। जी हाँ, कैसे देखते हैं? बहुत ही शानदार विक्ट्री, और बहुत ही क्रूशल टाइम पे ये विक्ट्री आई है। याद रहे कि अगले वेडनेसडे इनका मैच है, क्वार्टर फाइनल का लेग फर्स्ट, और फिर अगले मतलब इनका 17 दिनों के अंदर के ये 17 दिन जो हैं इसमें इनकी 3 मैचेस हैं। एक हो चुका है जो कि इस मैच से इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है अली कि हम पिछले साल के चैंपियंस हैं, अभी हमने इस साल परफॉर्म नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं गए, हराया भी नेपोली को। हाँ, और हराया भी उस टीम को है जो कि लीग ऑलमोस्ट जीत चुकी है, और लीग्स में भी, और बाकी सब लीग्स का भी कंपैरिजन करें तो पॉइंट्स टेबल और विनिंग रेशियो उनका बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सबसे बुरी हार
इनको बड़े अरसे के बाद और टॉप टीम का सीरी आ में इस तरह हारना 2017 के बाद इंटर मिलान तब फ्योरेंटीना से हारी थी कि वो लीग टॉप कर रही है और दूसरी टीम ने इतनी बुरी शिकस्त दी। बिल्कुल, आइए स्टैट्स पे एक नजर डालते हैं और इस मैच के स्टैट्स की क्या सूरत हाल रही है आपको दिखाते हैं। और ये आप देख रहे हैं 20 शॉट्स थे यहाँ पे नेपोली की तरफ से, 14 जो है वो एसी मिलान की तरफ से। शॉट्स ऑन टारगेट में यहाँ पे बाजी ले गया एसी मिलान, 8 शॉट्स ऑन टारगेट थे और 4 को कन्वर्ट कर दिया गोल में। शॉट्स ऑन टारगेट जो नेपोली के थे वो उतने थे जितने गोल से एसी मिलान के, यानी 4 थे। पोजीशन आप देख रहे हैं 61% था नेपोली के पास और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं 39% था। पोजीशन कम था, एसी मिलान फिर भी गोल कर गया। और इसके साथ साथ 10 कॉर्नर्स लेकर भी नेपोली कोई गोल नहीं कर पाया। 4 कॉर्नर्स लेकर 4 गोल कर दिए एसी मिलान ने। ये नेपोली की जो परफॉर्मेंस है अफरीदी, मैं आपके क्विक वर्ड्स में जानना चाहूँगा क्या हुआ इस मैच में नेपोली को। एक्चुअली में ये एक तरह से वो भी एक चीज़ फुटबॉल में कही जाती है कि आप जब बड़ा इवेंट कोई आ रहा होता है ना, तो उससे पहले आपको एक धचका लगना ज़रूरी होता है ताकि उस जगह पे आपको फिर वो डिफीट ना हो। मतलब इस मैच का एक इनको ये पता लग गया होगा कि इनकी क्या गलतियां हैं और कहां पर ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एसी मिलान, अगर इस तरह की एसी मिलान इनको क्वार्टर फाइनल में मिल गई तो ये तो नॉकआउट कर देगी। और वैसे भी इनकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन एसी मिलान के मैनेजर ने थोड़ी सी ट्वीक्स की थी इस मैच में। उन्होंने इवन दिसंबर में कहा था कि जो टैक्टिक्स तब तक वो चला रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर इसी को मैं कंटिन्यू करूं तो हम मुसलसल हारते रहेंगे। और उसी टैक्टिक्स को उन्होंने फिर उस टाइम स्टॉप किया, चेंज की। अब वो उस टैक्टिक्स पे इसी में नेपोली के अगेंस्ट बड़ा मैच और वो वही टैक्टिक्स पे वापस चले गए। तो वो क्या थी कि उन्होंने डिफेंसिव जब डिफेंड कर रहे थे, मतलब अभी फुटबॉल थोड़ा सा डायनामिक हो गया। पहले पेपर पे नजर आता था कि 4-4-2 है तो पूरा मैच 4-4-2 ही खेल रहे होते थे। अब क्या होता है कि अब ना, अगर आप डिफेंस कर रहे हो तो 5-4-3-1 होता है। जैसे इस मैच में था कि 4 खिलाड़ी डिफेंड कर रहे थे और फिर 2 सेंट्रल डिफेंडर्स थे और फिर 3 और फिर 1। लेकिन जब अटैक कर रही थी एसी मिलान तो फॉर्मेशन चेंज हो जाती थी, 3 डिफेंडर हो जाते थे और आगे 3-4-2-1 इस तरह। बिल्कुल, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर दी है एसी मिलान ने और इससे उन्होंने साबित भी किया है कि आगे जो चैंपियंस लीग में नेपोली के साथ उनका मुकाबला होने जा रहा है वो मुकाबला इतना आसान नहीं होगा कि नेपोली जो इतना अच्छा खेलती आ रही है और हर मैच ही जीतती चली जा रही है, उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर चैंपियंस लीग में भी इनको हराने में कामयाब हो जाएगी। इस मैच ने अब बहुत सवालात उठा दिए हैं नेपोली के लिए कि किस तरह से अब वो सामना करेंगे एसी मिलान का। बहुत ही शानदार कुछ गोल्स भी किए हैं, लेकिन उससे पहले हम प्लेयर आपको दिखाते हैं जो हमने फीचर किए हैं इस मैच से, उनके स्टैट्स क्या हैं और उनकी कैसी परफॉर्मेंस है। प्लेयर प्रोफाइल हमारे सामने, आपके सामने स्क्रीन पे। जी हाँ, ये 8.7 रेटिंग थी। ब्राहिम डियाज, शानदार, इन्होंने जो है वो गोल भी किया 25वें मिनट में अपनी टीम के लिए और असिस्ट 1 किया है। एक्यूरेट पासेस 94% थे, चांसेस जो क्रिएट किए वो 2 थे, टचेस 30 थे, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 4 थे, रिकवरीज 2 थी। और इसके साथ साथ यहाँ पे सेले मेकर जो है उन्होंने भी गोल किया है, राफेल लियाओ ने भी गोल किया है। आफरीदी, गोल्स के साथ राफेल लियाओ ने 2 गोल किए हैं अपनी टीम के लिए। इन प्लेयर्स का फॉर्म में आना आपको एक अच्छी खुशखबरी दे रहा है एसी मिलान की तरफ से आगे आने वाले मैच। बहुत बड़ी एक तरह से इन्होंने राफेल लियाओ की परफॉर्मेंस जो थी, प्लेयर ऑफ द मैच भी थे, लेकिन ब्राहिम डियाज ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और वो लोन पे है रियल मैड्रिड से, रियल मैड्रिड के प्लेयर है। लेकिन बात यहाँ पे जो क्रूशल है कि जो 3 प्लेयर्स, इवन टोनाली बहुत अच्छा खेले इस मैच में, तो राफेल लियाओ का फॉर्म में आना अभी तक थोड़े से मैनेजर के साथ भी इशू थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी था और अभी इस इंटरनेशनल ब्रेक में भी इन्होंने पोर्चुगल के लिए बहुत अच्छा खेला और वो फॉर्म कन्वर्ट की। अभी वापस पिछले सीजन के याद रहे कि सीरिया के प्लेयर ऑफ द सीजन थे राफेल लियाओ। इस सीजन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन इस मैच में इन्होंने दिखाया है कि क्यों वो पिछले सीजन के प्लेयर ऑफ द सीजन थे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और क्वारात्सखेलिया जो कि सीजन के नेपोली के स्टार प्लेयर हैं, उनसे उन्होंने कहा कि अगर आप इस सीजन के हैं तो पिछले सीजन का मैं था, तो उनको एक रिमाइंडर दे दिया है कि मेरी ये क्वालिटी। जी हाँ, टफ टाइम दिया और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और पॉइंट्स टेबल पे अगर नजर डालें तो पॉइंट्स टेबल पे सूरत हाल अब बड़ी कुछ ऐसी हो चुकी है कि नेपोली ऑल दो मैच हार गया, उनको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पहले अपनी बुनियाद बड़ी स्ट्रॉन्ग रखी हुई थी। 71 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे हैं और इनको पकड़ना तो नामुमकिन सा ही नजर आता है। उसके बाद लेकिन एसी मिलान के लिए विन बड़ी अच्छी थी। आप देख रहे हैं अब लाजियो के बिल्कुल करीब हो
हो गए हैं 51 पॉइंट्स के साथ, 55 पे लेजियो है और इंटर मिलान जो है वो चौथे पे है 50 पॉइंट्स के साथ, और रोमा जो है वो 5वें पे है 50 पॉइंट्स के साथ। आफरीदी, आप पॉइंट्स टेबल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एसी मिलान, इंटर मिलान आपस में बिल्कुल साथ साथ हैं और जो दूसरी पोजीशन है वो भी अब खतरे में आ गई है लेजियो की। ये रोमा के लिए बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी अगर टॉप 4 में फिनिश करते हैं, और लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि इन्हीं टीमों को टॉप 4 फिनिश करना चाहिए। लाजियो की परफॉर्मेंस इस सीजन आउटस्टैंडिंग है। अच्छा। और एक तरह से वो जो यूवेंटस का होना चाहिए था इधर, सर यूवेंटस भी सर 44 पॉइंट के साथ 7वें में पहुंच गया है। पॉइंट्स का फर्क नहीं है, 6 पॉइंट्स का फर्क है सिर्फ, और यूवेंटस जिस रफ्तार से आ रहा है ऊपर, कहाँ पे थे कहाँ गिरे और दोबारा से अब सीढ़ियां चढ़ रहे हैं वो। ऐसा ना हो सीढ़ी खींच ले दोबारा से। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन यूवेंटस जो है वो भी अभी क्योंकि पॉइंट्स का कम फर्क है। लाइक छठे नंबर पे जो टीम है अटलांटा 48 पॉइंट्स है, यूवेंटस के 44 पॉइंट्स हैं, तो ये बड़े एक करीब के मामलात हैं। लेट्स सी यूवेंटस जो है वो टॉप 4 में पोजीशन बना पाता है या नहीं बना पाता। आफरीदी, अब जो है एसी मिलान और जो मैच है नेपोली का चैंपियंस लीग का, क्या आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं? बहुत ही बड़ा और क्रूशल मैच होगा इन दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि बड़े अरसे के राइवल्स हैं। और एक टाइम पे इनके लिए, नेपोली के लिए मैराडोना खेलता था, और दूसरी तरफ एसी मिलान के लिए रूड होलेट और वैन बेस्टन जैसे प्लेयर्स खेलते थे, तब जाके चैंपियंस लीग में मिले थे, अब दोबारा मिल रहे हैं। तो बड़ा क्रूशल मैच होगा, लेकिन मैं अभी भी इस हार के बावजूद भी नेपोली को फेवरेट करार दूंगा। एक आध इस तरह की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे पूरी सीजन में एक बार आप उनको एक कंपनसेशन बिल्कुल दे सकते हैं। नेपोली के लिए जो है वो ये शिकस्त उस तरह से मायने नहीं रखती, लेकिन एसी मिलान के लिए ये विन बहुत बड़ी मायने रखती है और इससे एक टोटली चेंज्ड हमें एसी मिलान नजर आएगी। अब हम नजर डालते हैं बाकी मैचेस के कुछ रिजल्ट्स जो हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं इटालियन सीरिया का जो मैच है इंटर मिलान वर्सेस फ्योरेंटीना का, 0-1 से फ्योरेंटीना ने अपने नाम किया। यूवेंटस, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, उन्होंने अपना मैच जो है वो हेलस वेरोना के अगेंस्ट जो है वो जीता है 1-0 से, और नेपोली अपना ऑफकोर्स मैच हार गया है मिलान के साथ। मोन्जा वर्सेस लाजियो का जो मैच है, लाजियो अच्छा खेल रहा है और 0-2 से उन्होंने ये मैच अपने नाम करके जो है वो अभी पॉइंट्स टेबल पे भी आपको दिखाया कि दूसरे नंबर पर बराजमान है। रोमा जो है वो सैम्पडोरिया के साथ उनका मैच हुआ, 3-0 से रोमा ने शिकस्त दी है, वो भी अभी 5वीं-6वीं पोजीशन पे और हैंग कर रही है, और इस तरह की अगर परफॉर्मेंस देगी तो ऊपर आ सकती है क्योंकि पॉइंट्स का कम फर्क है। जर्मनी के मैचेस में नजर डालते हैं। बुंडेसलीगा के फ्रैंकफर्ट वर्सेस VfL बॉचम के दरमियान ये मैच, और 1-1 से ये बराबर रहा है। दूसरी तरफ शाल्के वर्सेस लेवरक्यूजन के दरमियान मैच 0-3 से लेवरक्यूजन ने यह मैच अपने नाम किया है। यूनियन बर्लिन वर्सेस स्टुटगार्ट, यूनियन बर्लिन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी पिछले दिनों में, लेकिन यहाँ पे कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की है 3-0 के साथ। और फ्राइबर्ग वर्सेस हर्था के दरमियान जो मैच है वो 1-1 गोल से बराबर रहा है। आरबी लाइप्जिग और माइंस के दरमियान ये मैच जो है वो आरबी लाइप्जिग हार गई है, माइंस ने ये मैच जीत लिया है। आफरीदी, इनमें से कोई मैच ऐसा जिस पे आप अपनी राय देना चाहें या बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लिए? इंटर मिलान का हारना एक अपसेट था, और आरबी लाइप्जिग ने भी हारा, वो भी एक अपसेट कंसिडर होता है, क्योंकि दोनों टीम्स जो हैं उनको चैंपियंस लीग के लिए उनकी प्लेसेस हैं, दोनों टॉप 4 में हैं, और इनका इस तरह सीजन के एंड में उनकी परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे होना, खास करके दोनों टीम्स जो हैं, दोनों एक जर्मन में एक सीरिया में, और दोनों की ही सिमिलर परफॉर्मेंसेस हैं। अच्छा। आरबी लाइप्जिग तो चैंपियंस लीग से भी आउट हो गई, सिटी से 7 गोल इन्होंने कंसीड किए थे, लेकिन इंटर मिलान के लिए खुशाइंद बात यह कि वो एटलीस्ट चैंपियंस लीग में है, तो इनको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी, वरना ये टॉप 4 से निकल सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट यहाँ पे बताया है, और ये कुछ मैचेस की सूरत हाल जो हमने आपके साथ शेयर की है, जो भी रिमेनिंग मैचेस थे वो भी आपको बताएं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और यहाँ पर हम बात करेंगे ग्राहम पॉटर की, जो कि हम पिछले प्रोग्राम में आपसे वादा करके गए थे कि चेल्सी जो है उन्होंने सैक कर दिया उनको, और कितना अच्छा है ये सैक करना उनके लिए, चेल्सी के लिए यहाँ पर ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। आफरीदी, ग्राहम पॉटर मारे गए हैं, मतलब उसमें आकर ये जो हार रही थी चेल्सी, हालांकि प्लेयर्स भी खरीदे और ऑफ कोर्स ग्राहम पॉटर की मर्जी से ही खरीदे होंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई खातर खा रिजल्ट नहीं आ रहा था। ये रिजल्ट्स की बुनियाद पे ही हटाया गया है या प्लेयर्स के इश्यूज थे या मैनेजमेंट के इश्यूज थे? क्या अंदर की बात है, ज़रा बताएं। ऑब्वियसली जब टीम मुसलसल हारती है तो मैनेजर सैक होता है, और इनको तो चेल्सी, मुझे लगता है चेल्सी के कैरियर में बहुत ज़्यादा इतना लंबा अरसा इनको दे दिया गया। ऑल्दो अभी तक तो 7 महीने भी इन्होंने पूरे नहीं किए थे, 7 महीने से पहले ही सैक हो गए, लेकिन जितना पेशेंस टॉड बोली ने दिखाया है वो इतना ही होता है चेल्सी में, कि उन्होंने, क्योंकि इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी की गई थी। अब देखिए कि इनको 21 मिलियन
ब्राइटन को देके उनसे, क्योंकि ब्राइटन ने इनके साथ, ब्राइटन पैसे कमाने में बहुत तेज़ है, उन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा किया हुआ था कि अगर कोई इनसे ख़रीदना चाहे ब्राइटन से तो उनको पैसे देने पड़े। 21 मिलियन पहले ब्राइटन को दिए और फिर 50 मिलियन जो है इनको दिए, और अभी जब इनको सैक कर दिया है तो 11 मिलियन पाउंड जो हैं सिर्फ कंपनसेशन मिलेंगे ग्रैहम पॉटर को। तो ग्रैहम पॉटर तो उनके पांचों गीमे हैं और सर कढ़ाई में तो पैसों के लिहाज से, लेकिन नौकरी के लिहाज से वो फारिग हो गए। लेकिन उनको चेल्सी की नौकरी मिली कैसे, ये सक्सेस कैसे आया? हाँ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2020 और 19 में पहली बार स्वानजी के मैनेजर थे, 2018 में उधर अच्छा परफॉर्म किया, फिर ब्राइटन के मैनेजर बने 2019 में। 2019 में खदरे खातिर अच्छी परफॉर्मेंस थी, 2020 में थोड़ी सी और इम्प्रूव हुई। अच्छा। 2021 2022 में टॉप 10 में लेके आ गए ब्राइटन को। ब्राइटन वो टीम जो कि रेलीगेशन से सिर्फ अगर बच जाए ना और प्रीमियर लीग में रिमेनिंग रहे, प्रीमियर लीग में बची रहे, तो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उस टीम को इन्होंने 9th पोजीशन पे 2021-2022 सीजन में फिनिश करवाया, टॉप 10 में लेके आए। और ये जब चेल्सी खरीद रहा था उस टाइम एक स्टेप और आगे गए और ऑलमोस्ट टॉप 6 में लेके आ गए थे, अभी भी है टॉप 6 टॉप 7 में है। तो वो जो जीत थी वो सारे इनके सिरे जाती है। फिर चेल्सी ने अपने मैनेजर को सैक किया, टुखल को, और क्योंकि ब्राइटन को ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना चुके थे तो इनको बनाया, लेकिन चेल्सी के साथ अनसक्सेसफुल रह के उन्होंने अभी तक अगर जो मैचेस हम दिखाएं तो 7 मैचेस इन्होंने ड्रा किए, 7 प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ मैं, 7 इन्होंने जीते और 8 हारे। तो जो रेशो था वो लूज का वो ज्यादा था, तो अस्टन विला का मैच। लेकिन अभी चलते हुए इस सिचुएशन में सैक करना बनता था चेल्सी का या नहीं? अगर प्रोजेक्ट इन्होंने, टॉड बोली ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट है और लंबा चलेगा, और उन्होंने प्लेयर्स भी यंग खरीदे, मैनेजर भी यंग उन्होंने लिया, तो फिर देना चाहिए टाइम। अगर आपने सारा कुछ यंग कर लिया तो टॉड बॉली जो है वो किस तरह से आगे परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे ग्रैहम पॉटर अब अगला सफर किसके साथ करते हैं, ये कोई है न्यूज़ आपके पास? लेस्टर सिटी ने अप्रोच किया था, क्योंकि लेस्टर सिटी ने भी अपना मैनेजर सैक कर दिया है। अच्छा। तो लेस्टर सिटी ने अप्रोच किया था, उनका फिर अच्छा हो सकता है परफॉर्मेंस अगर, लेकिन उन्होंने अभी जो खबरें हैं कि रिजेक्ट कर दिया। ओके, अभी तक कोई खबर नहीं, और जैसे ही कोई खबर आएगी हम आपको बताएंगे। अब हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे अर्लिंग हालैंड के जो पाँव हैं, जो पैर हैं, जो जिनसे वो फुटबॉल खेलते हैं, उनकी किसने कितनी कीमत लगाई है, और इससे जो है वो आप देख रहे हैं कि अर्लिंग हालैंड साइंस आई watering 20 million euros mega deal, but it's not for Manchester City। आफरीदी, ये किसके लिए कर लिया इन्होंने? एक्चुअली में इन्होंने इनके होते हैं स्पॉन्सर्स, मतलब नाइकी, एडिडास जो हैं वो मेन स्पॉन्सर्स है, प्यूमा। तो इन्होंने इनकी इनका जो प्लेयर्स होते हैं वो यूथ से ही जो नज़र आ जाते हैं ना नाइकी को या एडिडास को कि ये बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, तो यूथ से ही अब 13 साल की उम्र में ही अर्लिंग हालैंड को उन्होंने स्पॉट कर लिया था नाइकी ने। अच्छा। और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। वो कॉन्ट्रैक्ट अभी 1 साल कुछ 7 महीने 6 महीने पहले एक्सपायर हुआ। तो नाइकी ने ऑफर की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फौरन ही एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मैं थोड़ा सा जज करूंगा, बाकी जो मुझे ऑफर्स करते हैं अगर जो सबसे अच्छी ऑफर होगी। ये एक रिस्की काम है कि आप अपना फौरन से एक्सटेंड नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें यह है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बुरी चली जाती है उसके बाद, तो फिर तो आपको जो आपको पहले से मिल रहा होता है उससे भी कम मिलता है। लेकिन अगर जैसे अर्लिंग हालैंड ने रिस्क लिया, अगर अर्लिंग हालैंड की परफॉर्मेंस बुरी जाती तो नाइकी ने ये ऑफर और भी कम कर देनी थी जो पहले अवेलेबल थी, लेकिन क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ही इतनी शानदार जा रही वजह से जो है वो उन्होंने वैल्यू और बढ़ा दी। बिल्कुल ठीक है जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कीमत लगा दी है और ये कीमत बरकरार रख पाएंगे अर्लिंग हालैंड या नहीं, आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या है जी, आइए आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग 12 नाउ, दैट्स एन ऑफुल नंबर। लिवरपूल boss Jurgen Klopp reacts to Graham Potter, Antonio Conte and Brendan Rodgers departures। आफरीदी क्विक वर्ड्स आपके लेना चाहूँगा, ये क्या कहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे पूछा गया कि आप अपने मतलब इन मैनेजर्स के बारे के सैकिंग के बारे में क्या कहते हैं, तो इन्होंने कहा कि इनके बारे में तो मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि अभी तक मैं क्यों सैक नहीं हुआ। मतलब लिवरपूल का भी बहुत बुरा हाल है। अच्छा। और ये सही कह रहे हैं, मतलब जिस तरह की अगर इनका ये पिछला 3 साल आउटस्टैंडिंग परफॉर्म ना करते और जो हिस्ट्री क्रिएट की है क्लॉप ने लिवरपूल के लिए,
और 36-34 साल बाद प्रीमियर लीग जीतवाया, चैंपियंस लीग जीतवाया। वो अगर ये इनकी किटी में ना होता पॉकेट में तो अभी तक ये भी सैक हो चुके होते। 12 मैनेजर इस सीजन प्रीमियर लीग में सैक हो चुके हैं। बिल्कुल, और ये वही हम बात कर रहे थे कि यहाँ तो आप खुशी से हैरान हो जाते हैं, यहाँ आप गम में हैरान होते आप हैरान ही हैं, और ये खुशी में ही हैरान है कि मुझे क्यों नहीं निकाला अभी तक। एनीवेज, नेक्स्ट हमारे पास है मेसी। जी हाँ, मेसी ने किसी को क्या मशवरा दिया है? मेसी कहते हैं थियरी हेनरी बिलीव्स मेसी शुड गो बैक टू बार्सिलोना। यहाँ पे थियरी हेनरी ने ये मशवरा दिया है मेसी को। मेसी तो वर्ल्ड कप जीते हुए, उनको ज़रूरत नहीं है अब ना मशवरे लेने की ना देने की, लेकिन थियरी हेनरी को क्या सूझा उन्होंने दे दिया, बैक टू बार्सिलोना फॉर द लव ऑफ फुटबॉल। ये अफरीदी थियरी हेनरी ने क्यों कह दिया इनको? एक्चुअली में थियरी हेनरी जो थे वो एक चैनल पे अपने पंडित रिव्यूज दे रहे थे। तो पीएसजी का मैच लियान के साथ था जो पीएसजी हार गई है 1-0 से, अभी इस वीकेंड था। पीएसजी तो मेसी को चले ही जाना चाहिए, पीएसजी से जाना कहाँ चाहिए। और मेसी को उस मैच में उनकी पीछे आवाजें और विस्लिंग भी हुई फैंस की तरफ से, और बहुत बुरा मैच गया मेसी का। 26 बार तो उन्होंने बॉल लूज किया उस मैच में। तो उस मैच में फिर थियरी हेनरी ने कहा कि ये बहुत बड़ी बेइज्जती है, एक तरह से आप इतने बड़े लेजेंड को विसल कर रहे हो, बेशक इतनी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी साथ कह दिया कि उनको बार्सिलोना वापस चले जाना चाहिए। फेरी टेल तो वही होता है, लेकिन रियल लाइफ में फेरी टेल्स नहीं होते। थियरी हेनरी को बताते चले हम कि रियल लाइफ में जो है वो आप सरकमस्टांसेस को देखते और जितना मैक्सिमम कैश इन हो सकता है कैश इन करते हैं। तो बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह की नहीं है। अगर उन्होंने फेरी टेल क्रिएट करना है और ड्रीम लैंड, वो फिर जा सकते हैं। देखिए मेसी जो है अब खैर सोचना पे शुरू हो जाएंगे। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है ना, वो भी अभी फाइनल नहीं हुई थी और उस पर भी कुछ शराइत याद है आपको रख दी थी, हमने बताया था। लेट्स सी अब किस तरह से वो इसको लेकर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट आपको दिखाते हैं यूएफए के प्रेसिडेंट बड़े सख्त गुस्से में हैं। It is one of the most serious cases that I have ever seen in football. UEFA President Alexander Ceferin has spoken about the Barcelona Negreira case. ये जो रेफरी को पैसे देने का हुआ है, इन्होंने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है इसमें। एक्चुअली में बार बार ये मीडिया में क्वेश्चन रेज किया जा रहा था कि फीफा का क्या स्टांस है, यूएफए का क्या स्टांस है। उन्होंने कहा कि एक्चुअली में ये कोर्ट का केस है, तो पहले हम कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, कोर्ट को करने देते हैं, वो जो करते हैं, जो फैसला करते हैं उसके बाद हम देखेंगे। अभी हमारे डोमेन में नहीं है ये चीज़। और वैसे भी जो चीज़ 3 साल पुरानी हो वो जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आती यूएफए के। अच्छा। या जितने भी सिस्टम्स हैं ये यूएफए तो अब ले आए हैं अपने उसके अंदर। अभी तो नहीं आ सकती ना, मतलब 3 साल 2018 तक की इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अपना कंसर्न शो कर दिया उन्होंने। क्या उन्होंने कंसर्न शो कर दिया कि ये बहुत ही सीरियस मामला है, मतलब एक तरह से रिश्वत का मामला है फुटबॉल लीगा को, यानी इस पे पूरा एक्शन सही तरह से लेना होगा, ये भी एक उन्होंने इशारा दिया है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत ही खूबसूरत मनाजर यहाँ पर देखे गए एवर्टन और टॉटनहम के मैच के दौरान। प्ले वाज पॉज्ड इन द प्रीमियर लीग ड्यूरिंग द टॉटनहम वर्सेस एवर्टन गेम सो दैट दोज पार्टिसिपेटिंग इन रमजान कुड ब्रेक देयर फास्ट। आफरीदी रोजा अफ्तार करने का वक्त दिया है प्रीमियर लीग ने, और दूसरी तरफ फ्रांस ने तो नहीं दिया। चलें देखते हैं, लेकिन ये इतना खूबसूरत मंजर था और काफ़ी प्लेयर्स हमें फिर रोज़ा अफ्तार करते हुए नज़र भी आए। किस तरह से देखते हैं आप इसको? बहुत ही खूबसूरत, और बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि फ्रांस ने अगर रोका तो प्रीमियर लीग ने इसको आगे बढ़ के डाइवर्सिटी का मुजाहरा किया, और बहुत ही खूबसूरत जेस्चर। वैसे भी आप देखें कि हमने बताया तो था, एक न्यूज़ आई थी, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता हुआ देखकर और भी खूबसूरत मंजर बनता है। और आइए आपको ये वीडियो भी थोड़ी सी दिखाते हैं जो अफ्तारी के वो मनाजर थे मैच के दौरान। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत ये मनाजर हैं, और हमें काफ़ी उनाना प्लेयर भी नज़र आ रहे हैं, गाना भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और बाकी प्लेयर्स जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। अफरीदी दूसरे प्लेयर्स भी मौजूद थे। बिल्कुल, वैसे प्ले तो पास किया जाता है तो उसकी वजह से, लेकिन जो एवर्टन के 2 प्लेयर्स थे, इड्रिसा गाना गे और आंद्रे ओनाना जो है, उन्होंने अपनी रोज़ा खोलने की मतलब जो उन्होंने खाना था या पीना था तो वो करके फिर मैच रिज्यूम हुआ। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त ये मनाजर और ये बहुत ही ज़बरदस्त मैच भी था जो कि हमने डिस्कस किया है, और इसके अलावा कुछ हमने आपके लिए डॉक्यूमेंट्रीज भी तैयार की थी जो आपको दिखाई हैं, और उसके साथ साथ स्टोरीज भी हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब जो है वो कल के प्रोग्राम में, जी हाँ, दोबारा से हम कुछ एक्साइटिंग मैचेस जो है उनके बारे में बताएंगे आपको। अफरीदी, कल क्या हम कुछ बताने जा रहे हैं, अपने व्यूवर्स को बताना पसंद करेंगे आप? एक डीएफबी पोकाल के मैचेस हैं, बड़े एक्साइटिंग स्टेज पे वो भी पहुंच गया है, बस अब नॉकआउट स्टेज ही है, और बाकी भी सारे इस मिड वीक जो हैं वो मतलब नॉकआउट मैचेस हैं, और फिर साथ में पैकेज भी होगा, एक इंटरेस्टिंग पैकेज।
और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी होगी। जी हाँ, वो इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐसी होगी कि आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी और कहीं नहीं देखी होगी, उसके बारे में कल के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।